नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जो ग्रुप डी की 101 शिफ्ट हुई है, जो आंसर की आप लोगों के सामने आई है, उसी का निचोड़ हम लोग यहां पर ओनली 20 पेजेस के अंदर, ये पूरा का पूरा निचोड़ है, जिसके अंदर 30 से भी ज्यादा शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो उस सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आप लोग जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब जब साइंस के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि भैया 10th की एनसीईआरटी का रोल जो 2022 में इतना ज्यादा था, यहां पर वो रोल बहुत ज्यादा कम हो गया। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, आगे जो टेक्नीशियन का 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, उन सारी की सारी चीजों से रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है, सेम टू सेम सिलेबस है, बस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। और साइंस का तो उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि 40 मार्क्स की साइंस आ रही है। यहां तो ओनली 25 मार्क्स की थी, वहां 40 मार्क्स की है। तो इसी को देखते हुए आप लोगों को हमने जो 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर हुए हैं, आरआरबी जेई के पेपर हुए थे, एएलपी सीबीटी 1, इन सब का कंपाइलेशन बना के हमने वन लाइनर पेज का 20 पेज का दे दिया है। और उन 20 पेजेस में ही सारी शिफ्ट के आपके पास क्वेश्चंस पहुंच गए। अब जो 20 पेज हैं वो हम लोगों ने आपको जो 101 शिफ्ट हुई है, इसमें से मैक्सिमम जो मोस्ट इंपोर्टेंट शिफ्ट थे उनके क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दिए हैं। और इन पेजेस को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, अगर एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे और बाकी वन लाइनर फॉर्म में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अभी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये जो बुक है वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे 20 रुपीज में अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है, 1 मिनट में मैं जल्दी से बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं लेके चलता हूं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस बुक को जरूर से जरूर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये अगर यहां आप खोलते हैं, सबसे टॉप पे खोलते ही अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं, वैसे तो ये टेक्नीशियन वाली बुक है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे हिंदी आरआरबी ग्रुप डी दिखेगा। यही बुक है जो आप लोगों की ये आई हुई है, हिंदी की ही है। इंग्लिश एएलपी टेक्नीशियन जेई वाले जो क्वेश्चंस है वो इसमें है, और हिंदी एएलपी टेक्नीशियन क्वेश्चंस इसमें है। अगर आप ये डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए नीचे जो 3 लाइंस है, ये जो 3 लाइन आ रही है, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे ये आपके फोन की गैलरी में आ जाएगा और इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से 4 से 5 घंटे में इसे पढ़ के निपटा दोगे। तो चलिए अब चलते हैं। हम लोग 30 शिफ्ट हैं इसके अंदर और इनको हम एनालाइज करते हैं। देखो कितना जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया ये वाली जो चीजें हैं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। मैं कह रहा हूं कि आप वहीं से जाके कवर कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक शिफ्ट अगर आप देखोगे तो वो लगभग 20 पेजेस के अंदर दी हुई है, एक शिफ्ट। अब आप 30 शिफ्ट देखोगे तो 600 पेज हो जाएंगे, 500 पेज हो जाएंगे। क्या 500 पेज पढ़ लोगे तुम? इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से आप लोगों को चीजें बना के दी है कि आप कम पेजेस में, जब लास्ट टाइम बचता है ना, तो उस समय पे शॉर्ट में आप लोगों को चीजें कवर करनी होती हैं। ना कि आप लोग जैसे 50-50 लेक्चर देख के नोट्स तो बना लेते हो, लेकिन क्या लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाते हो? नहीं ना। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चंस देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, फिर आगे की चीजें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हुआ है ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है लोग, क्वेश्चंस यहां पर ये है आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, और इस पे हम लोग लेके चल रहे हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, एच ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि है 3.0 सेकंड तक गिरती है तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? आप लोगों को मालूम है कि जब कोई भी चीज ऊपर से गिर रही है तो नीचे जो है v बराबर u प्लस GT, जैसे v बराबर u प्लस AT होता है, इसी तरीके से एक ही जगह आ जाता है g, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। उसने पूछा है आपसे b की वैल्यू, u जब ऊपर से जब कोई चीज छोड़ रहे हैं यहां से, तो उसका जो प्रारंभिक वेग वो तो 0 होगा, इसलिए u बराबर आप रखेंगे 0 प्लस g की वैल्यू दी है 10, t की वैल्यू आपको दी है 3 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चे v बराबर आएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 30 मीटर पर सेकंड, जो आपका आंसर दिया हुआ है। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसाइल की मुख्य भूमिका क्या होती है? ये आप जब क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसका जो 4th चैप्टर है उसमें आप लोगों को दिया गया है कि साबुन और मिसाइल प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है। तो उसका जो काम होता है
मिसाइल का, उसका काम होता है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसको हटा देना। समझ रहे हो आप? मिसाइल प्रक्रिया अगर आप देखना चाहें तो 10th की जो एनसीईआरटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये आपकी 10th की एनसीईआरटी है। इसमें मैं अगर चौथा चैप्टर खोलूं तो ये देखिए, ये चौथे चैप्टर में यहां पर ये मिसाइल की प्रक्रिया को समझाया गया है बहुत अच्छे से। आप इसमें देख सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी कवर करवाई गई है, इसकी मार्किंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, तो ये यहीं से क्वेश्चन था। तो मिसाइल की भूमिका के बारे में यहां पे समझाया गया। आगे है लेंस की शक्ति को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये रटा हुआ होगा कि P बराबर 1/f मीटर में अगर फॉर्मूला है तो, या फिर 100/f इन सेंटीमीटर। अब क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में है तो इसमें दिया हुआ है लेंस की शक्ति के रूप में मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है, तो निश्चित तौर से जो पावर है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/f के। तो निश्चित तौर से यही आंसर है इसका। आगे अगर हम चलें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कथन दिए गए होंगे, उसमें से जो सही कथन है वो डायरेक्टली यहां पे लिखा गया है, क्योंकि अगर हम 4 ऑप्शंस देंगे तो फिर वही टाइम लग जाएगा आप लोगों का। जो नहीं लगाना चाहते हैं हम, कम समय में आप लोगों को क्वेश्चंस कराने हैं, रिवीजन कराना है, तो वो यही हो सकता है। अब बताइए 30 शिफ्ट इसके अंदर डलवाई है, और वो 30 शिफ्ट कैसे डलवाई हैं? वो ऐसे डलवाई हैं कि कुछ शिफ्ट स्टार्टिंग से उठाई, फिर बीच से उठाई, फिर और बीच से उठाई, फिर लास्ट से उठाई। क्यों? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि स्टार्टिंग में पेपर आसान आता है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट होता है, फिर और डिफिकल्ट होता है, फिर और, इसलिए हमने सारी शिफ्ट उठाई है। इन 30 शिफ्ट के जो ओनली 18 पेजेस हैं, इन 18 पेजेस को भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप ये मानिए कि आपने 101 की 101 शिफ्ट ग्रुप डी की लगभग देख ली है। अगर कोई भी बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए हैं, वो क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देख ले तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके फंस जाएंगे। आप लोगों के 40 में से लगभग वो 38 क्वेश्चन तो एज इट इज भी देख सकता है। समझ रहे हो आप? मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा। अब आइए यहां पर, ये देखिए, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो कोई टीचर बना देता है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर के, जिसने टीसीएस का अभी टीसीएस ने आपका पेपर लिया ग्रुप डी का, वही आपका टेक्नीशियन का पेपर कराने वाला है। हो सकता है कि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज फंस जाएं, तो आप लोगों को, और फंसेंगे ही, क्योंकि 101 शिफ्ट में जब सिलेबस क्लास 9th की और 10th की एनसीईआरटी हो तो कहां से क्वेश्चन डालेगा वो? अरे लिमिटेड है इसका सिलेबस, और उसमें से 101 शिफ्ट के क्वेश्चन बन चुके हैं। 101 मल्टीप्लाई बाय 25, लगभग 2500 क्वेश्चंस, 2525 क्वेश्चंस ये आप लोगों के सामने हैं। और ये 2525 क्वेश्चंस जिस बंदे के पास हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, वो इसको अगर करके जा रहा है तो लग रहा है आपको कि इससे बाहर क्वेश्चंस जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कथन देख लेते हैं सही क्या है। किया गया कार्य जो है वो बल की दिशा के धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बोला है किया गया कार्य जो है वो बल की दिशा के आधार पर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो निश्चित तौर से कार्य जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। अभी यहां पे मैं क्योंकि आप लोगों ने देख ही रखा है कि कब पॉजिटिव होता है हमारा वर्क और कब निगेटिव होता है, उसकी कई सारी कंडीशंस होती है। W बराबर F.ds cos थीटा से जब हम लोग निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू पर भी ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और थीटा की जो वैल्यू है वो आप लोगों का अगर एंगल इस डायरेक्शन में है यहां पर और आपने बल इधर लगाया है तो ये 180 डिग्री हो जाता है, और जब इसके एंगल से निकालते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव वर्क भी आता है निकल के। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, अभी यहां पर इतना ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? ये एक नई चीज देखने को मिली, जो विलयन है, विलयन की सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो क्लास 9th की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में है। ठीक है, केमिस्ट्री में दिए हुए हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे पूछे गए हैं। आप अगर देखें निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है? किसी चीज के भी गाढ़ेपन को दिखाती है ये। ठीक है, तो उसमें व्यक्त करने के लिए किस चीज को नहीं दिखाया जाता है, तो विलयन का आयतन माइनस द्रव्यमान प्रतिशत, इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। वहां पे 4 ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए होंगे जिसमें यह आंसर नहीं है। आगे देखते हैं, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? वैसे तो वो फेफड़ों को करता है, लेकिन फेफड़ों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए उसके अंदर और डेप्थ में गए हैं, और ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स आंसर हुआ होगा, क्योंकि वैसे तो फेफड़ों को ये अस्थमा जो है फेफड़ों को करता है प्रभावित। अब फेफड़े ऑप्शन में नहीं होंगे तो उसके अंदर भी देखना पड़ेगा,
तो ये आंसर आप लोगों के सामने है। आगे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो मध्य में और भी कई सारी धातु आती हैं, समझ आ रही है? तो यहां पर ऑप्शन में लोहा दिया हुआ था, तो आप लोगों ने इसका आंसर लोहा कर दिया। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों की सक्रियता श्रेणी। ये धातु डायरेक्टली पेज खुल गया, पता नहीं कैसे। तो ये सक्रियता श्रेणी है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, और फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, और बीच में देखो ये आयरन भी आप लोगों को दिख रहा है। तो ना सिर्फ आयरन, बल्कि ऑप्शन में बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे दिए गए होंगे, पोटेशियम दिया होगा, सोडियम दिया होगा, फिर नीचे के ऑप्शन दिए होंगे एजी, एयू। तो उसमें ऑप्शन में Fe जो है वो बीच वाला तत्व है, इसलिए आंसर Fe है। अगर ऑप्शन Fe की जगह Pb भी होता तो भी आंसर देते, जिंक होता तो भी आंसर वही होता। समझ रहे हैं आप मेरे? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दिए जाते हैं। तो लोहा जो है वो सक्रियता श्रेणी में क्या है? बीच में आता है। आपसे पूछा सबसे टॉप पे क्या आता है, तो वो पोटेशियम है, और सबसे नीचे क्या आता है, तो वो सोना है। सक्रियता का मतलब कौन सी धातु कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकती है। आपने सुना, सोना जो है बहुत कम रिएक्ट करता है, मतलब सोना जो है लगभग एक तरीके से, मतलब बहुत ही कम क्रियाशील धातु है, समझ रहे हो? सोना इसीलिए आप लोगों ने देखा ना, सोना जैसे आप मान लो लोहा छोड़ दो आप बाहर, तो बहुत जल्दी उस पर जंग चढ़ जाएगी। चांदी भी धीरे धीरे काली होने लगती है, लेकिन बहुत टाइम में होती है, एकदम से नहीं होती है। लेकिन सोना आप देखो, इतना जल्दी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप समझिए कि वो कम सक्रिय धातु है। और जो पोटेशियम है वो इतनी जल्दी रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उनको आप निकाल के बाहर रखो, आग पकड़ लेगी एकदम से। समझ आ गई? तो इस बात को आपको समझना चाहिए। जबकि लोहा जो है वो बीच में आता है। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कैसे होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पेंसिल जो टेढ़ी दिखाई देती है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग है वो और फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए थे। कथन नंबर 1 जो है वो विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। तो इसका देखो आंसर निकालने का तरीका क्या है। बोल रहा है 1 वोल्ट V बराबर न्यूटन F अपॉन कूलम Q। क्या ये होता है? नहीं, V बराबर होता है W अपॉन Q0। समझ आ रही है? तो अगर इस न्यूटन की जगह पे जूल प्रति कूलम होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन इनने दिया है न्यूटन पर कूलम, इसलिए ये कथन तो बिल्कुल गलत है। तो आंसर होना चाहिए कथन 1। आंसर दिया है केवल कथन 1 सही है। ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को, अरे एक क्वेश्चन रह गया, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? देखिए, मुर्गी, जो मुर्गियां होती है ना, लेयर मुर्गियों की एक फॉर्म है, एक तरीके की प्रजाति मान लीजिए। इसको जो है क्या किया जाता है? अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। पाली तो और भी जाती हैं प्रजातियां, कुछ जो है बहुत ज्यादा अंडे उत्पादन के लिए इससे भी ऊपर आती है, लेकिन ये लेयर जो है ये मुर्गियों की प्रजाति है जिसको अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। ऑप्शन में यही होगी, इसलिए ये आंसर आया है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा। अब एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चंस हैं आपने पहले से पढ़े नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्वेश्चन कहीं और मिलेंगे नहीं, जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर रखे तो आप कब करेंगे? जब आपने ये पीडीएफ पढ़ रखी होगी। तो ये क्वेश्चंस को आप जरूर से देख लें। 20-25 रुपए का लालच मत करिए, ओनली 20 रुपीज की ये पीडीएफ है। ये देखने के बाद आप जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और एक बार 3 से 4 घंटे लगा के पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूं एग्जाम से अगर आपके पास 2 दिन भी बचे होंगे ना, तब भी आप इसे पढ़ के जा सकते हो। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अनुगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मियोसिस कहते हैं इसे। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए टी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, या f बराबर क्या होता है, 1/t होता है। इसी फॉर्मूले पे लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो क्या निकालना है आपको? इसे कितना समय लगेगा, आवर्तकाल निकालना है t। 1/f 50 से करोगे तो ये आ जाएगा 0.02 सेकेंड।
ठीक है, आप भाग दे के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के बारे में जब आप पढ़ते हो, ये आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। लैंगिक जनन जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए किया जाता है? तो प्रजातियों में विविधता लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। तो हेलो एल्केन के अंदर ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, क्योंकि हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में CnH2n+2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो कथन दिया गया होगा वहां पर, जिसमें यह कथन सही था कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि समान तत्व जो हैं, किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व जो हैं वो सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी बात करोगे तो मोशन वाले चैप्टर में है, और लास्ट में ये टॉपिक आता है मोशन चैप्टर का, क्लास 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। नियत चाल से घूर्णन करती हुई पंखे की जो ब्लेड हैं वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के दो केसेस होते हैं, एक तो वेग बदलना चाहिए, आप लोगों को पता है, ठीक है, और चाल जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब पंखा जो है जब वो घूमता है तो आप लोगों को पता है कि जब घूमेगा तो एक सेम ही पथ पे वहीं पे घूमता रहेगा, सर्कुलर पथ पे, और बार बार, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेग सेम टू सेम है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हरित ऊतक करते हैं, या हरित लवक होगा वहां पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? तो आप लोगों को मालूम है P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर कितना होता है? VI होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो गाइज ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि V बराबर होता है IR, और अगर हम B बराबर IR रख दें यहां पर, तो आप लोगों को ये देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो हम लोगों को दिया हुआ है B और R, हमें फॉर्मूला चाहिए V और R के टर्म्स में, तो हम इसी से B और R के टर्म्स में निकाल लेंगे फॉर्मूला। I की जो वैल्यू है वो B अपॉन R रखेंगे, क्योंकि B बराबर IR होता है, वहां से I की वैल्यू B अपॉन R हो जाएगी, और जब I की वैल्यू B अपॉन R हो जाएगी तो V तो यही रह गया, और V अपॉन R, तो यहां पर आप लोगों को मालूम है कि V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन यहां पर कितना दिया हुआ है? 44। इसको यहां से काट लो, 22 दूनी 44, और 2 से इसको काट लो, यहां पे 10 बच गया, और 2 से इसको काट लो, यहां पर 110 हो जाएगा, और 10 ये है तो 1100 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P बराबर V² अपॉन R फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, अगर याद नहीं आता है तो जो फॉर्मूला आता है उसी से आप बना सकते हो। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को 0 होने से रोकता है? देखो, यह भी वृत्तीय गति से है, वहीं से गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है। जब आप क्लास 9th की एनसीईआरटी को खोलेंगे, उसमें वृत्तीय गति वाला जो टॉपिक है, अभी यहां पर मुझे दिख नहीं रही है, नहीं तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता, उसके अंदर वृत्तीय गति वाला जो टॉपिक है उसमें इस एग्जाम्पल के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है कि जब पृथ्वी के चारों ओर यहां पर दिखा है उपग्रह की जो गति हो रही है, उसमें क्या है तो एक समान वृत्तीय गति, लेकिन क्योंकि वो बार बार ऐसे घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए यहां देखिए, मैं आपको दिखाऊं, टाइम नहीं है उतना, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पर रिवीजन कराना है। यहां देखिए, कोई भी चीज अगर यहां घूम रही है, फिर यहां घूम रही है, यहां, तो ये जो डायरेक्शन है ये हर बार चेंज हो रही है। भले ही समान वेग से घूम रही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग में परिवर्तन होता रहता है, और इसीलिए त्वरण शून्य नहीं हो पाता। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है?
यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों जरूरी है? लक्षणों की वंशागति के लिए बनाना जरूरी है। आगे हम चल रहे हैं, एक शिफ्ट आपकी कंप्लीट होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशरी शब्द सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो मछलियों का जो पालन है उसी को हम मछली संवर्धन कह रहे हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड भी आता है। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लोरीन का क्या होता है। ठीक है, क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है, ये आप जरूर से जरूर बताइएगा। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन जब आप लिखेंगे वो वैल्यू तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या होता है। इस तरीके से लगभग 15 मिनट के अंदर, देखिए 5 से 6 मिनट मैंने आप लोगों से बातें भी की हैं और यहां मैंने समझाया है आप लोगों को। जब आप रिवाइज करेंगे हो सकता है आप 10 मिनट में एक शिफ्ट को कवर कर लें, हो सकता है 10 मिनट में कर लें, लेकिन मैं यहां पे समझा के चल रहा हूं तो मेरे को हो सकता है 15-16 मिनट लगे हो, क्योंकि 4-5 मिनट तो मैंने आपसे बाकी की बातें की। आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट। आ जाते हैं आगे। यहां पर बोल रहा है कि आप लोगों के सामने 40 ऑर्गन का ये दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, इसे लिखने का कई तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 18-40, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 18 वो ऑर्गन, यहां 40 लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान और यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर 18। तो ऐसे लिख के इसने दिया है और पूछा है कि ये किस चीज का युग्म है। तो बहुत आसानी से आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि भाई साहब अगर ये बराबर होते तो समस्थानिक हो जाते, लेकिन ऊपर के बराबर हैं इसलिए ये क्या है, समभारिक है। इसके जो एटॉमिक मास हैं वो बराबर है, और जब एटॉमिक मास बराबर होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये समभारिक कहलाएगा। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया इंग्लिश में प्रोवाइड करा दो, मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई, कौन सी, टेक्नीशियन वाली, एएलपी वाली, लेकिन उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारा बनाने का खर्चा आया उतने में भी वो नहीं गई, इसलिए हमने इंग्लिश की नहीं बनाई है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम उसको बना के प्रोवाइड करा देंगे कल परसों में ही, अगर आपका हो तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो बनाएंगे ही नहीं। हमारा हिंदी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि ज्यादा बच्चे हिंदी वाले हैं तो उनको हमने प्रोवाइड करवा दिया। आगे बात करते हैं, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता क्या है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली शिफ्ट में भी आया, दूसरी शिफ्ट में भी आया, आप देखते रहिए, आप क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू होंगे। यह संतति में 2 माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे आइए, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो ये प्रतान का यूज करता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। आपने देखा होगा कोई भी कैच करता है तो पीछे, क्यों? क्योंकि वो समय को बढ़ाता है। जो टक्कर का समय है, देखो संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। जब वो, आपने संवेग परिवर्तन का नियम सुना है? अच्छा चलो वो डेफ्थ में मत जाओ, बस आप इतना समझ लो, जब हम पीछे को खींचते हैं तो जो टक्कर का समय है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पे क्या है, लगने वाला बल जो है वो कम हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली, कभी आपने देखा, अगर आप ऐसे ना कैच करके डायरेक्टली एक जगह पे यहीं कैच कर ले तो आपके चोट ज्यादा लगेगी हाथ में। समझ आ रही है? क्योंकि आपने समय नहीं बढ़ाया उस चीज का। आगे बात करते हैं, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं, जो कोलेजन और इलास्टिन तंतु के विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं है? तो वहां पे अल्ट्रासाउंड के कई यूज दिए गए होंगे कि भाई साहब ये पता लगाने के लिए किया जाता है, ये पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वहां पर एक ऑप्शन है नियमित श्रवण परीक्षण। तो श्रवण परीक्षण यानी कि सुनने के लिए, भाई कानों का परीक्षण नहीं है ये, या नियमित श्रवण परीक्षण ये नहीं है अल्ट्रासाउंड, तो ये ऑप्शन में था, तो इसी का आंसर ये होगा। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है, संक्षारण क्या, वही जो जंग लगना है, कोरोजन, ठीक है, संक्षारण, जिसमें धातुएं क्या करती हैं, कारकों के साथ अभिक्रियाएं करके ऑक्साइड बना लेती हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में क्या हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, किसी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे लोहा है, उस वो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके क्या बना लेता है, फिर आप लोगों को मालूम होगा जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है तो जंग बन जाता है। और जंग का अगर सूत्र आप लोग बताएं,
कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, सल्फाइड बना लेता है या कार्बोनेट बना लेता है। इन तीनों में से ऑप्शन बताइएगा। वैसे तो मालूम ही है मैक्सिमम लोगों को कि क्या बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? अगर गैस पर हम दाब बढ़ाएं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो अंतःकण ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी का ही नाम है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचते समय उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। आप लोगों को क्या क्या दे दिया? एच की वैल्यू दे दी है और ऊपर से गिराया जा रहा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए एच बराबर यू टी, ऊपर से गिरा रहा है इसलिए प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एच का मान आपको दे रखा है और एक वस्तु को 78 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, इसलिए यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस, क्योंकि यू की वैल्यू तो 0 होगी जब यहां से गिराया जाएगा तो उस समय तो इनिशियल वेग तो 0 होगा ना, प्लस हाफ और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और टी स्क्वायर की वैल्यू इनको चाहिए, मतलब टी की वैल्यू चाहिए। तो एच कितना दे रखा है 78.4 और जब आप ये 4.9 कर दोगे और 4.9 को इससे काटेंगे तो 4 16 चौका 64, लगभग 16 बार ये जा रहा है टी स्क्वायर और टी बराबर वैल्यू आ जाएगी 4 सेकंड। तो यहां सर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की एक नई पहल का हिस्सा है? तो ये ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण जो है ये आपके लास्ट के चैप्टर हैं आपकी एनसीईआरटी में, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बार बार बताया, अगर खींचतान की ना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होता है आर बराबर रोल अपॉन ए। और अगर खींचतान के, जैसे ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यहां खींचतान के कुछ नहीं कह रहा है वो। खींचतान में क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4। आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब भी खींचतान की बात करें तो आप पहली लंबाई L मान रखी है, खींच के दोगुना करा गया 2 कर दो और स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर उसकी त्रिज्या में कुछ चेंज किया गया है या उसके अनुप्रस्थ काट में चेंज किया गया है तो यहां से आपको चेंज करना होता है, तब आंसर आ जाता है डायरेक्टली। लेकिन अभी यहां पर दोनों चेंज है, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए से हम लोग इस चीज को करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी, तो रो एल अपॉन ए पहली थी, अब उसने क्या किया, आर डैश की बात कर लेते हैं, उन्होंने किया रो तो ऐसे ही रहेगा, एल को 2L कर दिया, ठीक है साहब, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या किया है, आधा कर दिया है। तो ए जो है ये आ जाएगा यहां पर 2, क्योंकि आधा करोगे जब यहां तो ये तो यहां चला जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आर जो है वो 4 गुना हो गया रो एल अपॉन ए, और इसकी जगह पे आप आर रख दो तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर हो जाएगा मूल का 4 गुना, पुराने वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो लकड़ी का जो जलना है वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलना। जब आप लकड़ी जलाएंगे तो जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी में बदल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो भाई साहब जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया, आपने पौधे को उखेड़ दिया है, इसलिए जो जल जा रहा था पौधे को ऊपर तक अब वो खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जाइलम के द्वारा जो जड़ों से नीचे से जल जा रहा था, माध्यम से जल का जो चालन था, जो जल चल रहा था ऊपर तक, वो अब कट गया है, अवरुद्ध हो गया है, इसलिए पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है? अगर आप खोलें तो आपकी बुक में पहले चौथे चैप्टर में ही बड़े आराम से ये दिया हुआ है कि कार्बन जो है
वो क्या बनाता है, ये चतुर्संयोजकता टेट्रावैलेंसी होती है इसकी, और श्रृंखलन का गुण होता है। और ये आप बहुत ही अच्छे से यहां पे देखो, जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो कार्बन के गुण हैं उसमें बहुत अच्छे से ये वाली चीजें दी हुई हैं कि क्यों कार्बन ऐसा करता है, ये बहुत अच्छे से इसके अंदर समझाया हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित हैं? तो केवल भौतिक गुणों के आधार पर यह अलग है, अदरवाइज ये लगभग सेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? तो कहने का मतलब यह है कि 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें दिया हुआ था कि भाई साहब ये इसकी इकाई है, ये इसकी इकाई है, तो बाकी सब जगह गलत लिखी हुई थी, सिर्फ एक ही जगह सुमेलित थी कि घनत्व जो है वो किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब होता है, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर की क्यूब, इसलिए यह आंसर हो गया। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन 3 चरणों में बल की स्थिति का सही वर्णन करता है? तो भाई साहब किसी चीज पर जब आप बल लगाते हैं तो वो किन चरणों में, तो जब फ्रिक्शन आप पढ़ते हैं तो आप लोगों ने उस समय पढ़ा होगा कि किस समय पे फोर्स ज्यादा होता है, किस समय पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वहां पर चरण 1 में जो है वो पहले बैलेंस फोर्स लगता है, फिर उसके बाद वो अनबैलेंस हो जाता है। क्यों अनबैलेंस हो जाता है? देखो, जब तक बैलेंस फोर्स रहेगा, मतलब फोर्स आप लगा रहे हैं, वस्तु वहां की वहीं रहेगी, हिलेगी नहीं, तो वो उसकी संतुलित अवस्था रहेगी। लेकिन जैसे ही फोर्स इतना हो जाएगा कि वस्तु आगे हिल सकती है, तो वो उसकी असंतुलित अवस्था आ जाएगी, और फिर जब वो चलना शुरू कर देगी तो फिर तो वो चलती ही रहेगी, तो उसकी वो फिर संतुलित अवस्था ही मानी जाएगी, क्योंकि वो गति की ही अवस्था है। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया पूरा, आ जाओ। देखो लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 18, ये पहला पेज था, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस का संकलन हम लोगों ने किया है, जिससे कि कम पेजेस में आपके दिमाग पे लोड भी ना बढ़े और आप इतने सारे क्वेश्चंस को भी कर पाए। आगे देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को निर्जलीकरण कारक माना जाता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से ग्लूकोज से जल को हटा देता है। एक कोष के जीव का समान आनुवांशिकी सामग्री वाले 2 बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको बाइनरी विखंडन कहा जाता है। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा? तो आप लोगों को मालूम है कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भर करना नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कई बार लोग करते हैं R बराबर रो एल अपॉन ए से बता दो कि भाई साहब इस चीज पर निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने पूछा प्रतिरोध किस चीज से बढ़ेगा। तो चालक का प्रतिरोध आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि चालक के तापमान से घटाने बढ़ाने से भी उस पर फर्क पड़ता है। तो चालक का तापमान अगर बढ़ाएंगे निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से, तो वृद्धि से अगर करोगे आप, चालक का तापमान बढ़ाओगे तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो अणुओं की गति है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसके बाद बात करें तो चालक की लंबाई, क्योंकि R बराबर रो एल अपॉन ए है, इसके प्रोपोर्शनल है ये बिल्कुल, तो अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर A बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा। यहां पर लिखा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, नहीं, बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऊपर के दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। बोल रहा है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मतलब वही जो नई साइन कन्वेक्शन जो हम लोग कन्वेंशन जो करते हैं, यानी कि जो आप लोग इस तरीके से दर्शाते हो, ये यहां प्लस, यहां माइनस, और यहां प्लस, यहां माइनस, इसके अनुसार वो ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है, तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वो बाईं ओर होनी चाहिए हमेशा। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप दर्पण में करो या लेंस में करो, आप कहां रखते हैं वस्तु को? वस्तु को यहां रखते हो। ठीक है,
तब ऐसे चलती हैं, ऐसे मुड़ती हैं, जो भी काम होता है वो यहीं रख के होगा, यहां वस्तु नहीं रखी जाती है, क्योंकि नई जो साइन ये प्रणाली है इसमें हम लोग यहीं पे वस्तु को रखते हैं, तो बाईं ओर रखी जानी चाहिए, वस्तु लेंस के बाईं ओर होनी चाहिए। आगे हम लोग ये कर रहे हैं, अब हमारी शिफ्ट शुरू हो गई है तीसरी, ठीक है, तो तीसरी शिफ्ट पे आ गए हैं, 27 नवंबर की तीसरी शिफ्ट, कहां पर, 35 मिनट में। अब आप सोचिए लगभग 20-25 मिनट, 20-22 मिनट में हम लोगों ने पहली शिफ्ट कवर की थी, उसके बाद 35 मिनट पे आ गए हम, यानी कि लगभग 10-12 मिनट में दूसरी शिफ्ट कवर हो गई है। और तीसरी शिफ्ट जब आप पढ़ेंगे तो अभी आप जैसे ही 6-7 शिफ्ट पढ़ेंगे आपको आगे क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको बहुत सारे अपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे वो, समझ आई। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी एन है वो सारे के सारे क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। ब्यूटीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब अनसैचुरेटेड है। यहां पर है प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, तो वहां पर कुछ नहीं है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि कई बार क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर क्लोरोप्रोपेन कर दो, क्लोरोहेक्सेन कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरो कर लो, ब्रोमो कर लो, फ्लोरो कर लो, बस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए हमारा। तो इसे जब बनाओगे आप सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसलिए ये क्या होगा, आप लोगों का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। कार्बनिक निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, रिजु श्रृंखला मतलब वही सैचुरेटेड, मतलब ए सिंगल बॉन्ड आप लोगों को देखना चाहिए। तो ब्यूटेन के अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो कि कैसे बनेंगे तो बना के दिखाऊं, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आई होप कि आप लोगों को मालूम ही होगी, तो इन चीजों को शायद नहीं बनाते। जैसे अब मान लेते हैं, देखो जैसे ये C2H6 होता है, क्यों C2H6 बोला मैंने, देखो ये C2H6 है, इसको हम क्या बोलेंगे, पहला क्या होता है मेथेन, फिर क्या होता है एथेन, फिर होता है प्रोपेन, तो ये एथेन है, तो एथेन को बनाएंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है। अब अगर इस H को हटा के यहां ब्रोमीन लगा दोगे तो कोई दिक्कत है क्या, हमें तो सिंगल बॉन्ड देखना है ना, यहां पर ब्रोमीन लगा लो, यहां पर क्लोरीन लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोगों के ये जो एथेन है ये क्लोरो एथेन हो जाएगा। अगर यहां पर ब्यूटेन बनाना है इसको, तो यहां पर ब्रोमोब्यूटेन बन गया ये। अगर आपको प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर आप यहां पर ब्रोमीन लगाना, समझ आ गई। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप लोगों का सैचुरेटेड कहलाएगा वो। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा अम्लीयता होती है, तो नींबू के रस। अब आप ये मत कहना कि नींबू के रस से भी ज्यादा किसी की अम्लीयता होती है, भाई साहब ऑप्शन देखने पड़ते हैं, ऑप्शन में नींबू का रस सबसे कम वाला पीएच का होगा, इसलिए उसका आंसर ये देख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा, तो गैस का गैस में विसरण जो है बहुत तेजी से होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T। अब उसने किस फॉर्म में दिया है वो जाने, ये अगर यहां से W बराबर P/T कर देगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां से P बराबर W/T दे रखा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे क्या दिया है, यहां पर दिया है ऊर्जा, ऊर्जा W शक्ति या ऊर्जा बात एक ही होती है, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, तो P/T, ये सही है फॉर्मूला, फिर यही तो आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। ये तो सब लोगों को पता है, ये रिकॉइल ऑफ गन में आप पढ़ते हैं कि जब गोली आगे को निकलती है तो बंदूक पीछे को आती है, इसलिए गोली आगे की तरफ जाती है। भाई आप लोगों ने देखा, जब आप गोली चलाएंगे, गोली को कभी भी यहाँ रख के नहीं चलाया जाता, यहाँ दबा के चलाने की सलाह देते हैं लोग कि भाई यहाँ दबाओ, क्योंकि जब वो धक्का मारेगी गोली आगे निकलेगी, तो जब गोली आगे निकल के जाएगी तो धक्का पीछे की तरफ लगेगा, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, और जब प्रतिक्रिया बंदूक पे पीछे की ओर होगी और तुमने यहाँ रख ली तो हो सकता है तुम्हारे सीने में लग जाए बहुत तेजी से, तुम मर जाओ।
इसलिए यहां दबा के चलानी चाहिए बंदूक। समझ आ रही है? कभी बंदूक चलाने वाले को देखना वो यहां रख के नहीं चलाता है, यहां रख के चलाते हैं बंदूक, ठीक है? ऐसे। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोह गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है? ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस उसमें भी आए हुए हैं, ग्रेड 3 में भी मैंने तो आप लोगों को करवाए हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तृतीय उपभोक्ता में सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचालित होता है? तो एड्स होता है, ये सबको मालूम है। 5 कूलाम आवेश 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाने का कार्य। अभी ये बात आओ, अभी ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, B बराबर W/Q0। वहां पे क्या पूछ लिया था? वहां पे यूनिट पूछी हुई थी कथन के रूप में। यहां पे आप लोगों से W की वैल्यू पूछी है। V दिया हुआ है 15, W आपको निकालना है। Q दिया हुआ है कितना? 15 नहीं, 5 कूलाम दिया हुआ है क्या? आवेश। तो Q की वैल्यू दी हुई है 5, तो 15 पंजे 75, W बराबर हो गया 75 जूल। डायरेक्टली आंसर है। अब आप कहोगे ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे? तो भाई साहब आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से आपको ये याद होंगे सारे फॉर्मूले। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक के रूप में उत्पादन करता है? ये सब कुछ 10th की एनसीईआरटी का है, और जो 9th की एनसीईआरटी का वो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि अभी 9th की एनसीईआरटी से क्या आया था? सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो ये ब्रायोफिल्म है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब दर्पण के आवर्धन की बात होती है, आवर्धन m बराबर -v/u होता है, माइनस के v/u दर्पणों में, यानी कि मिरर में। और जब लेंस की बात होती है तो सिर्फ v/u होता है। और इसको I/o से भी दिखाते हैं। I क्या होता है? प्रतिबिंब। और ये होता है O वस्तु का आकार, ये प्रतिबिंब का आकार, ठीक है? इस चीज वो आई जो है वो प्रतिबिंब का है, ओ जो है वस्तु का आकार है, ऑब्जेक्ट, आई इमेज का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति अनिश्चित होती है? अरे भैया, इसको इतने अच्छे से एनसीईआरटी में समझाया है कि पानी है, उसको आप जिस बर्तन में डाल दोगे उस शेप में आ जाएगा, यानी कि उसकी आकृति जैसी करो वैसे ही रहेगी। आकृति जो है वो जैसे में डालोगे वैसी हो जाएगी, यानी कि चेंज होती रहेगी। अगर उसे गोल बर्तन में डाल दोगे तो गोल हो जाएगी, चौकोर में डाल दोगे चौकोर हो जाएगी, ऐसे में डाल दोगे तो ऐसी हो जाएगी, लेकिन आयतन तो सेम ही रहेगा। भाई साहब, जितना आपने वॉल्यूम लिया है 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो शेप चेंज कर सकता है। तो इन्होंने बोला है जल अपने पात्र की आकृति को, वही उदाहरण दिया इन्होंने भी, जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही का वही बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं। देखो लो, यहां भी क्वेश्चन है, यहां भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से उठा लिए गए। गैसों के बारे में कहा जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, ठोस में क्या होता है? ठोस में दोनों चीजें निश्चित, ठीक है? द्रव में आप लोगों को बताया, जैसे कि पानी है, उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं है, वो वॉल्यूम निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। सॉलिड में क्या है? ये क्या है? इसका आयतन भी निश्चित है और इसका शेप भी निश्चित है। शेप नहीं बिगाड़ सकते आप इसकी, लेकिन द्रव में आपको बताया उसका वॉल्यूम तो निश्चित है लेकिन उसकी क्या 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 शेप निश्चित नहीं है। गैसों में दोनों चीजें ही निश्चित नहीं है। आप देखो ना, गैस को शेप जैसे मन चाहे वो चेंज कर सकता है। सिलेंडर में देखो भर लेते हैं, उसको कहीं भी भर लेते हैं, तो गैस कैसा भी रूप और आयतन भी उसका चेंज हो जाता है। आप ये मत समझिए कि आयतन अगर आप इस कमरे में डाल दोगे तो इस कमरे के बराबर आयतन घेर लेगी, समझ रहे हो? अगर एक सिलेंडर में भर दोगे तो एक सिलेंडर के बराबर आयतन घेर लेगी। तो गैस का ना आयतन फिक्स होता है और ना ही इसका आकार फिक्स होता है। गैसों के बारे में ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है? तो सूत्रकणिका, माइट्रोकांड्रिया और सूत्रकणिका एक ही चीज है। तो माइट्रोकांड्रिया के अंदर क्या होता है? एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पर्याप्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू g/6 होती है। हाँ, जितनी वैल्यू हमारे यहाँ जी की है वहां से उसकी 6वां भाग है। तो यही बोला होगा इन्होंने, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान कम होता है। कम दिया हो, g/6 दिया हो, बात एक ही है। m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो W बराबर क्या होता है? वहां से निकाल लो, या mgh तो सबको मालूम ही है।
एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ डॉट डी एस, और एफ बराबर क्या होता है एम में, ए की जगह क्या आ जाएगा जी, तो एम जी एच आंसर। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते, तो इसका आंसर दिया हुआ है कोशिका झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होती है इसलिए उससे गुजर सकते हैं। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है, तो कंपन का आयाम छोटा होता है इसलिए क्या हो जाती है, ध्वनि उत्पन्न मृदु हो जाती है। आगे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगले। एचआईवी संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एचआईवी यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्मयन किस प्रकार लाभदायक है, तो पोषक तत्वों का कुशलता पूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है यानी कि U बराबर 0 और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड से त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग बताइए। B बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। क्या बोल रहा है, V निकालना है, U 0 है क्योंकि विरामावस्था से चल रही है, पहले रुकी हुई थी इसलिए U बराबर 0 होगा। 5 सेकंड में कितने, 2 मीटर पर सेकंड से, तो V बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रभावित किया जाता है तो CaCO3 अवक्षेपित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से जब करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, यही है वो कैल्शियम कार्बोनेट। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होने के कारण उसके क्या कार्य हैं, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बना लेती है वो। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है यानी कि R दिया है। पोल P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बात कर रहा है, तो R की वैल्यू इन्होंने 40 दी है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। देखो कैसे घुमा दिया, वैसे तो आपको मालूम है कि R बराबर F बराबर R/2 होता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि ये इसके बीच की दूरी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको R बोलते हैं। और फिर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। पूछा इन्होंने F ही है। डायरेक्टली अगर पूछता आपसे R देके F तो कोई भी कर लेता, लेकिन अभी ऐसे पूछ रहे तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। तो आंसर होगा, क्योंकि R बराबर F/2 होता है इसलिए R/2 कर दोगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने 27 नवंबर की तीनों शिफ्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया, जिसमें लगभग हमें 45 मिनट का समय आप लोगों के सामने है। ये लगा 5 मिनट मैंने आप लोगों से बातें भी की होंगी, तो लगभग 45 मिनट मान लीजिए, यानी कि 15 मिनट एक शिफ्ट में लग रहे हैं। कितने मिनट, 15 मिनट। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ें तो आप 4 शिफ्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ इसके अंदर 30 शिफ्ट हैं, 18 पेजेस हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट पढ़ लें, जैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है, इस समय पे क्या चल रहा है आप यही तो देखना चाह रहे हैं, पेपर कैसे आएगा। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन फिक्स हैं, जो पैटर्न उन्होंने फॉलो कर लिया वही पैटर्न वो फॉलो करेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ ज्यादा बदलाव होने नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम चीजें हैं, उसमें बदलाव नहीं होंगे। ज्यादातर बदलाव होंगे साइंस में, और साइंस के लिए आपको इसका सहारा बहुत बड़ा होगा। आप क्या करें, देखिए अगर आप किसी भी बुक से करने की कोशिश करेंगे तो 45 मिनट में, मुझे नहीं लगता 40-45 मिनट में आप 3 शिफ्ट कहीं से भी कर पाएंगे। तो आप, ये तो मैंने तब किया है 40-45 मिनट में जब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपने एक क्वेश्चन आपको समझाया है, समझ रहे हो। अगर आप खुद से करोगे तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में भी 3 शिफ्ट निपटा सकते हो आप, यानी कि 1 घंटे में 6 शिफ्ट निपट सकती हैं, और इसके अंदर कितनी है 30 शिफ्ट, तो इसका मतलब 5 घंटे का समय चाहिए। क्या आपके पास आगे पर डे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को नहीं दे सकते हो। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, किसी टीचर के दिमाग की उपज नहीं। आप सोचो कि यार ये क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आएंगे, इस पर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आए हुए हैं। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा, बार बार समझा रहा हूं, कि इस पीडीएफ का लुत्फ उठाओ। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखेंगे। देखो अभी आप लोगों ने 27 नवंबर की 3rd शिफ्ट करी, अब आप 28 नवंबर पे जब आएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले पढ़े हैं वो आना शुरू हो गए हैं रिपीटेड। और ये देखो, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तापमान के साथ बढ़ता है, अभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अब यहां पर वो क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से आगे आप देखते जाएंगे क्वेश्चंस, तो वो बार बार रिपीट होते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, और वो यहां पर आप लोगों को बार बार देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। और फिर देखिए, किसी पदार्थ में ठोस अवस्था किसके द्वारा निर्धारित होती है, या असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है।
वही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बात में आ गई बात दोबारा से। इसी तरीके से आप आगे चलते जाएं, आपसे लगातार क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु का आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है। अभी जैसे गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था, या फिर से वही वाली चीज आ गई। क्या आपने एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर पे अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं? वही चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। वही चीज आ गई कि कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना क्या विशेषता बताती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा इन 30 शिफ्ट को पढ़ लेता है और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने, देखिए सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई थी 20 रुपए की ओनली। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024-25, आरआरबी जेई 24-25, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हुए थे, इसमें मैंने आपसे कहा था कि ग्रेड 1 के क्वेश्चन मत करना, लेकिन अपने ग्रेड 3 वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये जो ग्रेड 1 के क्वेश्चन को छोड़ के जो ग्रेड 3 के क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर से जरूर करना। और ये है एएलपी सीबीटी 1 के, इनको भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये सेम टू सेम ही है। तो ये क्वेश्चंस जब आप करके जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जो आप लोगों को करवाया गया था, ये सारे क्वेश्चंस देखो रिपीट होंगे। जो क्वेश्चंस वहां थे वही क्वेश्चंस यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। अभी आवर्धन का क्वेश्चन करके आए हो, ये फिर यहां पे क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यहां पर फिर से क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहां पर आप देख लीजिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अलैंगिक प्रजनन, अभी लैंगिक प्रजनन पढ़ा था, यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात हो रही है। यहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से कथन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इनका जो आप यहां से देख के चले जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, दोनों में लगभग टोटल 35 के आसपास पेजेस हैं। पहली बुक के अंदर 18 पेजेस हैं जो ग्रुप डी वाली अभी बनवाई है, और इससे पहली वाली में लगभग 19 पेजेस हैं। इनको आप अगर करके चले जाते हैं तो आपका बेड़ा पार है। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी मत करिए, अपने ग्रेड 3 के क्वेश्चंस देख जाइए और 5-10 शिफ्ट ग्रुप डी वाली देख जाइए, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। सबसे पहले नंबर पे आपको जो दिखेगा, यहां पर सबसे पहले नंबर पे दिखेगा ये, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहां पे लेके आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे ग्रुप डी की हिंदी मीडियम वालों की बुक है, इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल नहीं करवाई गई है क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां पर ये टेक्नीशियन की जो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है। जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं, प्रिंट आउट लेने का तरीका बता देता हूं। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है ऐसे, और ये जो 3 है, ये जो 3 लाइंस हैं, इन पे आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले नंबर पे एक्सपोर्ट आ रहा है। डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे ऐप में ही रहेगा सिर्फ, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करोगे तुम्हारे फोन में आ जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इस चीज से देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। बाकी मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। और एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी हम लोग बहुत जोरों शोरों से कराने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगला जो नेक्स्ट तैयारी है वो ग्रुप डी, एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन, वो तीनों का कंबाइन है, और एएलपी सीबीटी 2 अलग से। इन सब की तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। तो निश्चित तौर से जाइए और इस बुक का आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं, जो आप लोगों की टेक्नीशियन की भी हमने बनवाई हुई है और आप लोगों की कौन सी बनवाई हुई है, ग्रुप डी के लिए भी बनवाई हुई है। तो कोई भी बुक जो आपको उचित लगती है आप लेके, इसके जो क्वेश्चंस हैं इनका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं लेकिन उन चीजों को नहीं पढ़ते जो आपके एग्जाम में आने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। 5 से 6 घंटे में एक बुक को निपटा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर 4 दिन का समय मिल रहा है तो 4 दिन में बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। निश्चित तौर से जब आप 5-10 शिफ्ट पढ़ोगे तो बाकी के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखेंगे और आपकी जबान पे वो रट चुके होंगे, और जब एग्जाम में आएंगे तो आप एज इट इज करके आ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।